नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो न सिर्फ एक विद्यार्थी होने के नाते, एक कम्पिटिटिव तैयारी करने के नाते, बल्कि एक नागरिक होने के नाते भी इन सारे मुद्दों को, इन सारी बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए बिना लेट किए हुए हम अपने इस चर्चा को आगे करते हैं। तो इस चर्चा में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 2019 में बीजेपी की पार्टी जो है वो केंद्र में सरकार बनाई, ठीक है, और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री चुन करके आए। तो बहुत सारी बातें थी, उन्होंने ट्रिपल तलाक की बातें की थी, ठीक है, उसके बाद 370 हटाने की बात की थी, और उसके साथ राम मंदिर का मुद्दा था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चुनावी वादे थे जो उन्होंने पूरे किए, ठीक है। 370 भी हटाया गया, 35A भी हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का भी पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित भागों में विभाजित कर दिया गया। साथ ही राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये भले ही न्यायालय का फैसला हो, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ जो है वो केंद्र सरकार को ही मिला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि ये बहुत ही वर्षों पुराना सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का वर्षों पुराना मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से बीजेपी का ही राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस साल के अंत में 12 दिसंबर 2019 को, कब 12 दिसंबर 2019 को एक महत्वपूर्ण विधेयक आया, ठीक है ना। वो था आपके नागरिक संशोधन कानून, और ये 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये पास कर दिया गया, अर्थात ये विधेयक जो है वो कानून बन गया, ठीक है। अब ये कानून पास होने के बाद तुरंत बाद से देश के अन्य हिस्सों में, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर हिस्सा में इसके विरोध, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होने लगे, बहुत सारी घटनाएं होने लगी, मारधार होने लगी, उसके बाद फिर हिंसक प्रदर्शन होने लगे, बहुत सारे चीज़ होने लगे। मुख्य रूप से जितने भी सरकार के विपक्षी पार्टियां हैं वो इन पर ये आरोप लगा रही है कि ये संविधान के विरुद्ध है। कहने का मतलब कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो संविधान का मूल्य है ये उसके विरुद्ध है, और इस कारण से पूरे भारत में एक अजब तरीके का अहिंसक माहौल पिछले कुछ महीनों में पैदा हो गया है, ठीक है। तो आइए इन सारी बातों को समझेंगे कि इस नागरिक संशोधन अधिनियम में ऐसी क्या बातें हैं कि जिसके कारण ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई। उसके बाद हम लोग एनआरसी पे भी चर्चा करेंगे, एनपीआर पे भी चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये नागरिकता है क्या, नागरिक है क्या, इसकी इतिहास क्या है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड समझते हैं। ये नागरिक किसे कहते हैं और इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ठीक है ना। आज हम क्यों इन अधिकारों को लेने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है नागरिकता में, ठीक है। तो देखिए, इसका अगर इतिहास की बात की जाए तो ये नागरिकता का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। ये जब पुनर्जागरण के बयार आपके यूरोपियन देशों में जब आई थी, उसके बाद ये नागरिकता की बात मुख्य रूप से चली आई है। उससे पहले बहुत ज़्यादा नागरिकता का कोई संबंध नहीं था, आम लोगों को नागरिकता से कोई मतलब नहीं था। ये नागरिकता सिर्फ राजशाही स्थिति तक सीमित थी। यहाँ तक कि अरस्तु ने बोला भी कि ये नागरिकता जो है वो महिलाओं के लिए है ही नहीं और दासों के लिए है ही नहीं। वो तो नागरिक, महिलाओं और दासों को नागरिक मानते ही नहीं थे। वो सिर्फ ये मानते थे कि ये नागरिकता जो है वो सत्ताधारी लोगों के लिए है, इसके अलावा और किसी को ये नहीं। कारण है, पहले जितने भी है कोई संविधान नहीं था, कोई राज्य थे, लेकिन वहाँ पर धर्म का ज़्यादा वर्चस्व था। जो सारे नियम कानून, जितने भी सारे जो शासन की पद्धतियाँ थी या जो शासन चलाए जाते थे, वो धर्म के आधार पर पोप का राज होता था, ठीक है ना। धर्म केंद्रित समाज था। अब जहाँ धर्म केंद्रित समाज है वहाँ पर आम आदमी को अधिकार तो दिया नहीं जाता था, ठीक है, जिसके कारण यूरोपीय कंट्री में बहुत सारे क्रांति भी हुए। फ्रांस की क्रांति हुई तो रूस की क्रांति हुई, ठीक है ना, बहुत सारे क्रांति हुए। तो यही चीज़ थी कि नागरिकता का जो जन्म हुआ, वो जन्म कैसे हुआ। तो जन्म अगर जहाँ पे राज्य शब्द आया, राज्य शब्द आने के बाद अब नागरिकता शब्द आता है, ठीक है। अब राज्य में कौन कौन लोग हैं, ठीक है ना, कौन हो सकते कौन नहीं हो सकते, ये बात को डिफाइन करता है नागरिकता। कि नागरिक अगर कोई राज्य है, राज्य में नियम कानून बनाए जाएंगे,
राज्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी, तो वो किनके द्वारा तैयार की जाएगी? तो वो नागरिकों के तैयार की जाएगी। किन पर लागू होगी? तो नागरिकों पर लागू होगी। तो जब यह राज्य शब्द का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद ही नागरिकता शब्द या नागरिक शब्द कॉन्सेप्ट में आया। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। पहले ये चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे बाद में आया, और ये समाज के कुछ विशेष जो शासक वर्ग थे, बस वहीं तक ये सीमित था। आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, ये यहाँ तक के कि ये, चलिए बाद में चर्चा करेंगे। अमेरिका में तो 19वीं शताब्दी के दशक में भी बहुत कम मताधिकार था। उसके बाद महिलाओं को अधिकार नहीं था। फ्रांस में भी महिलाओं को अधिकार नहीं था, उनको लड़ना पड़ा। फ्रांस क्रांति हुई, उसके बावजूद महिलाओं को अधिकार नहीं था। ठीक है ना। तो हजारों सालों से चली आ रही जो मान्यता थे, जो उस समय धर्म से रिलेटेड जो धर्म पूरा शासन चलाता था, तो जब पुनर्जागरण हुआ यूरोपियन कंट्री में, तो जितने भी पहले से मान्यताएं चली आ रही थी, वो सारी मान्यताएं धीरे धीरे करके ध्वस्त होते गई और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। और उसी नए युग में नागरिकता शब्द का जन्म हुआ। नागरिकता मुख्यतः वो शब्द है जहाँ पर आम लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं और सरकार से अपने अधिकारों को मांग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति भी वही थी जहाँ पे स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि ये सब सारी चीज़ों की बात की जाती थी। बहुत सारे लोग वहाँ प्रदर्शन करते थे, अपने राजशाही जो जा रहे सब राजशाही था उसके अगेंस्ट में, जो धर्म का शासन चलता था उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग प्रदर्शन करते थे। और तत्पश्चात 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ पे पहली बार नागरिकता संबंधी प्रावधान स्टार्ट किया गया। यद्यपि उस समय भी ये पुरुषों तक ही सीमित था, ऐसा नहीं कि ये महिलाओं तक सीमित हो पाया, उस समय भी ये पुरुषों तक ही सीमित था। और फाइनली 1792 में एक महिला थी, ओलंप, क्या नाम है, ओलंप गुजे नाम की एक महिला थी, जो महिला के अधिकार पत्रों का घोषणा की 1792 में। क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि फ्रांस की क्रांति तो हो गई, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के लोग को अधिकार तो मिल गया, परंतु ये अधिकार महज पुरुषों तक सीमित था, महिलाओं के पास ये नहीं आ पाया था। ठीक है ना। और उसके बाद पुनः वो महिला अधिकार के रक्षा के लिए वो महिला अधिकार पत्र की घोषणा की, फिर भी महिलाओं को संपूर्ण अधिकार नहीं मिला। और 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद जा कर के महिलाओं को 20वीं शताब्दी में वहाँ के महिलाओं को मताधिकार व अन्य नागरिक अधिकार मिला। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यूरोपीय देश में भी नागरिकता को लेकर बहुत विवाद रहा और बहुत ही संघर्ष करना पड़ा ताकि आम जनता, महिलाएं, पुरुष वहाँ का नागरिकता ले सके और वहाँ के वास्तविक नागरिक अधिकारों को वो प्राप्त कर सके। इसके साथ ही इतना ही नहीं, अमेरिका की भी आज़ादी हो गई थी 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन 60 के दशक तक, 1960 के दशक तक वहाँ पर भी अश्वेत लोगों को नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। ठीक है। उसे हासिल करने के लिए जब अब्राहम लिंकन आए, उसके बाद उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए और उसके बाद अश्वेत लोग थे, उन्हें नागरिकता का अधिकार प्राप्त किया, उन्हें मिला। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री में भी, अमेरिकन कंट्री में भी नागरिकता को लेकर एक बहुत लंबा संघर्ष चला, हजारों सालों का संघर्ष चला, जो हजारों सालों तक बस एक विशेष शासकीय वर्ग तक ही नागरिकता सीमित थी। वो बाद में पुनर्जागरण के ब्यार होने के बाद ये आम लोगों तक आया। वो भी आसानी से आम लोगों तक नहीं आया, बल्कि इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका में भी अश्वेत लोगों को बहुत बाद में नागरिकता का ये प्रावधान दिया गया। ठीक है। इस तरीके से हम इसके कुछ ऐतिहासिक पहलू को समझें। चलिए उसके बाद एक और चीज़ बताते हैं। टी.एच. मार्शल जो विद्वान है, उनके अनुसार उन्होंने बताया था कि 18वीं शताब्दी का जो नागरिकता की मांग थी, या जो नागरिकता की मांग की गई थी, वो मुख्य रूप से नागरिक अधिकारों के लिए थी। मतलब कि मुझे अधिकार दो कि हम भी आपके स्टेट के, आपके राज्य के, आपके देश के हम भी एक हिस्सा हैं, हमें बस वो अधिकार दे दो। तो 18वीं शताब्दी में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट था, वो एक सिविल राइट के लिए था कि बस मुझे एक राइट दे दो।
उसके बाद जो 19वीं शताब्दी का, एक मिनट, 19वीं शताब्दी में जो नागरिकता का बयार आया, वो नागरिकता का बयार आया राजनीतिक मांग के लिए कि अब मुझे मताधिकार चाहिए भाई, अब मैं शासन में भाग लूँगा। राजनीतिक मताधिकार, राजनीतिक मांगों के लिए 19वीं शताब्दी में आया। और उसके बाद पुनः 20वीं शताब्दी में ये सामाजिक मांग के लिए आया, 20th सेंचुरी में सामाजिक मांग के लिए आया। तो टी.एच. मार्शल कहते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि टी.एच. मार्शल कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में नागरिक आधारों के आधार पर, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक अधिकारों के आधार पर और 20वीं शताब्दी में सामाजिक अधिकारों के आधार पर नागरिकता की मांग की जाती रही। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात हुई। अब हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। ठीक है, 21वीं शताब्दी में अगर हम इसे परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ नागरिक अधिकार नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सिविल राइट नहीं चाहिए, सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं चाहिए, सिर्फ सामाजिक अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक और अधिकार चाहिए और एक आधार पर और अधिकार चाहिए। और वो आधार क्या है हमारे लिए, बताइए? वो आधार क्या हो सकता है? वो आधार है सांस्कृतिक आधार। हमें हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के आधार पर भी नागरिकता चाहिए और इसी का विभेद अन्य अलग अलग देशों में होता रहा है। बात आ रही समझ में? तो ये टी.एच. मार्शल के हिसाब से अगर हम उन सारी चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज करें तो 2021 शायद 21वीं शताब्दी में नागरिकता की मांग जो है सिर्फ नागरिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, सिर्फ सामाजिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप धार्मिक और संस्कृति हो गया है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं कि एक नागरिक किसे कह सकते हैं? तो नागरिक वो व्यक्ति होता है जो राजनीतिक वाद विवाद या राजनीतिक रूप से वो भाग लेता है, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है और समाज के भावी रूप निर्धारण में वो सक्रिय भूमिका निभाता है। इसे नागरिक कहते हैं। समझ गए? नागरिक एक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक वाद विवाद में भाग लेकर, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर समाज के लिए एक भावी स्वरूप तैयार करता है, जो नागरिक कहलाता है या उसमें भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम समझ गए कि नागरिकता का ऐतिहासिक विवरण क्या था। लगभग बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा किया और उसके बाद फिर इसकी विकास यात्रा कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम समझ गए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भारत में नागरिकता का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग विश्व के पटल पर देख रहे थे, उस समय तक भारत में बहुत ज़्यादा नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। बस आम जनता शासक थे, यहाँ मुगल काल चल रहा था, सल्तनत काल चल रहा था, तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वैसा कुछ डेवलपमेंट था नहीं। नागरिकता का मेनली कॉन्सेप्ट यहाँ पर अंग्रेज़ों के आने के बाद डेवलप हुआ। ठीक है, और ख़ास करके जब हम स्वतंत्र हुए तब हमारे सामने संविधान सभा के सामने एक प्रश्न था कि आखिर भारत में या भारत के भावी भविष्य के निर्माण में किन लोगों की भूमिका होनी चाहिए। वैसे तो हमारे संविधान में नागरिकता शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु भारत के नागरिक होने के लिए कुछ शर्त जरूर दिए गए हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम उन शर्तों को समझते हैं। मुख्य रूप से हमारा जब संविधान लागू हो रहा था उस समय 3 शर्त थे। हम 3 आधार पर भारत के नागरिक हो सकते हैं। कौन कौन शर्त थे? आइए इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि उस समय तक जब संविधान अस्तित्व में आ रहा था, उस समय तक अगर कोई व्यक्ति यहाँ पैदा हो गया तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। पहली बात, पहली शर्त यह थी। दूसरी शर्त यह थी कि अगर उनके किसी भी व्यक्ति के माता पिता, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के माता पिता अगर भारत में पैदा हुआ हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। बात आ गई समझ में? पहली बात थी कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं संविधान लागू होने तक पैदा हो गया तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि अगर उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई भी भारत में अगर पैदा हुए हैं तो वो भारत का नागरिक हो जाएंगे। और तीसरी शर्त यह थी कि जिस समय संविधान बना, एक मिनट, तीसरी शर्त यह थी कि जिस समय संविधान बना उसके 5 साल से, एक मिनट, कहाँ गया,
एक मिनट। हाँ, जिस समय संविधान बना, सॉरी वो गायब हो गया था, जिस समय संविधान बना उसके 5 साल पहले से वो भारत में निवास कर रहे हो। तो 3 नागरिकता का शर्त हम समझ गए। सबसे पहला, जब संविधान लागू हुआ उस समय वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, या दूसरी चीज़ भारत में उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या तीसरी चीज़ वो लगातार 5 साल से भारत में रह रहा हो। इसके अलावा भारत के संसद को यह अधिकार दिया गया कि जब जब समय और जब जब जरूरत पड़े तो वो इस हेतु, इस मद में वो अलग अलग नियम बना सकती है, वो संविधान में संशोधन कर सकती है, अलग अलग नियम बना सकती है। और इस नियम के तहत सबसे पहले 1955 में प्रथम नागरिकता अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? प्रथम नागरिकता अधिनियम। उसके अलावा 1955 के बाद 1986, 1955 हो गया, 1986 हो गया, 2003 हो गया, 2015 और 2019, ये 5 बार अभी तक नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, ये नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, जो नागरिकता की बातें हैं, वो हमारे संविधान के भाग 2 में है। ठीक है ना, 5 से 11 अनुच्छेद तक, और भाग 2 में इसके बारे में चर्चा है। ठीक है, यद्यपि संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, जैसा कि हमने पहले बताया। इसके लिए संसद जब चाहे तब अपने अपने हिसाब से नए नए कानून ला सकती है। चलिए एक चीज़ और समझते हैं कि उस समय एक और कॉन्सेप्ट आया कि जो व्यक्ति इन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है या इनमें छूट गया है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 6 में एक प्रावधान दिया गया है। वो ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, पाकिस्तान के हिस्सा बन चुके भारतीय क्षेत्र में है, या ऐसा कहें कि विभाजन के समय वो व्यक्ति पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है, ठीक है ना, तो वो भारत का नागरिक कैसे बनेगा। उसे अगर वो चाहे कि हम भारत का नागरिक बनना चाहें तो वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए ये दिया गया, एक प्रावधान किया गया कि अगर वो 1935 के अधिनियम के तहत, या उस समय जो परिभाषित अधिनियम था उस समय अगर वो भारत में पैदा हुआ है, या पहला चीज 1935 अधिनियम के तहत वो भारत में पैदा हुआ हो, या 19 जुलाई 1948 तक वो भारत आ गया हो। तो इस तरह से टोटल 5 ऐसे प्रावधान आ गए जिसके तहत किसी लोग को, कोई भी लोग को भारत का नागरिक कहा जा सकता था, जिसमें पाकिस्तान के वैसे लोग सम्मिलित थे जो 1935 के तहत अधिनियम में जो परिभाषित भारत था उसके तहत भारत में पैदा हुए, या 19 जुलाई 1948 तक वो भारत आ गए हों और भारत में रह रहे हों। इस तरीके से ये अलग अलग प्रावधान दिया गया। चलिए अब इससे पहले आते हैं हम लोग अलग अलग संविधान संशोधन में, या नागरिकता संशोधन अधिनियम में। सबसे पहले 1955 की बात करते हैं। ये पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया। इसमें 3 कॉन्सेप्ट दिए गए, इसमें 3 नहीं दिए गए, एक मिनट। हाँ चलिए आइए, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955 जो अधिनियम था, इसमें संशोधन किया गया। कब किया गया? हमने बताया था 1986 में। और 1986 में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर भारत में पैदा हो गया हो, ठीक है ना, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, चाहे माता पिता कहीं के भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक भारत में पैदा हो गया हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर आते हैं, फिर 2003 में एक संशोधन हुआ। 2003 में क्या बोला गया? बोला गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि अगर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, तब उसे नागरिकता तो दिया जाएगा, परंतु
यहाँ पर एक बात हो गई, परंतु उनके माता और पिता दोनों को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। माता और पिता दोनों को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। जबकि 1986 वाले अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं था कि माता पिता को होना पड़ेगा, सिर्फ बच्चा को यहाँ की धरती पर पैदा होना था, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया कि नहीं, माता और पिता दोनों को होना पड़ेगा, या तो माता पिता दोनों हो, या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। समझिए इस चीज़ को, दूसरा अवैध प्रवासी न हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि नागरिकता अधिनियम को हार्ड एंड फास्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में? चलिए सॉरी। अब इसी में ये 2003 की बातें हो गई, 2003 की बात। अब इसी में कुछ संशोधन करके हमारे 2019 का नागरिकता अधिनियम आया। ये 1955 का ही संशोधन अधिनियम है। इसमें क्या व्यवस्था किया गया है कि जो व्यक्ति भारत में, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। कहाँ से आ चुके हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। अगर ये 3 जगह से 31 दिसंबर 2014 तक कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ धर्म के समूह, जैसे हिंदू, कितने 6 हिंदू आ चुके हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगर आइए समझते हैं इसको, अगर 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू या सिख या बौद्ध या पारसी या जैन या ईसाई अगर आ गए हैं तो उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। पहले कहीं बाहर से आने पर पहले नियम था कि 11 वर्ष तक आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, मंत्रालय है जो नागरिकता प्रदान करता है। वो आप पर विचार करके आपको नागरिकता दे सकती है या नहीं दे सकती है। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो भी लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और वो दिसंबर 2014 तक आ गए हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उन्हें नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने, गृह मंत्री ने एक अपने अभिभाषण में बोला कि हमेशा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते रहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश बन गया, यहाँ पर सेकुलर कंट्री बन गया, यहाँ कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन विभिन्न देश जो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो अफगानिस्तान है या आसपास के बहुत सारे पड़ोसी देश है, वो एक धार्मिक आधार के देश बन गए। वहाँ पर किसी धर्म विशेष को मान्यता दे दी गई, जिसके कारण वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर बहुत ही, कह सकते हैं, जुल्म भी रहा जा रहा था। और साथ में उनके रोजगार पर, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वो अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जी पा रहे थे। जो हमारे एक आर्टिकल 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वैसा जीवन वो लोग बेचारे वहाँ नहीं जी पा रहे थे। इस चक्कर में वो हमेशा क्या करते थे, जहाँ पर जो देश उन्हें सहायता प्रदान कर देता था, जहाँ उन्हें सही लगता था, उस देश में वो प्रवसन कर लेते थे। और लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, जैन, ये लोग जो बांग्लादेश से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान के रिलेटेड हैं, वो भारत में आकर के लाखों की संख्या में रह रहे हैं। तो इन लोगों के लिए विशेष प्रोविज़न करते हुए सरकार ने एक अधिनियम पास किया जिसे नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए इसमें किसे प्रोविज़न दिया जा रहा है। हाँ, इसके अलावा बताते हैं कि अगर ये व्यक्ति ऐसा नहीं होता, इनको प्रोविज़न नहीं दिया जाता, तो एक अवैध प्रवासी के रूप में ट्रीट किए जाते और इन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाता। इसके तहत एक और बताते हैं, ये पूरे देश में लागू नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये पूरे देश में लागू नहीं है, अर्थात इसे आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लागू नहीं किया गया है। नॉर्थ ईस्ट को मुख्यतः 2 रूप में बांटा गया है। एक पहला बताया गया है आपको, जो 6ठी अनुसूची का जो जनजातीय क्षेत्र है, जिसमें असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, ये इन क्षेत्रों में पहले तो लागू नहीं हुआ।
उसके बाद दूसरा एक ईस्टर्न, ये द इनर लाइन जोन, जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आता है। इनर, एक मिनट, इनर लाइन, इनर लाइन, इसमें नागालैंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सब आता है जो बाकी नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो ये दो जगह पे, एक छठी अनुसूची के अनुसार जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जनजातीय क्षेत्रों में इसे नहीं लागू किया गया है। और दूसरा जो इनर लाइन के हिसाब से आते हैं, इनर लाइन वाले स्टेट में इसे लागू नहीं किया गया है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये दो चीज़ें समझने वाली बात है, बाकी हर जगह पर इसे लागू कर दिया गया है जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ आ चुके हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं एनपीआर के बारे में। ये हो गया इसका मुख्य बिंदु। अब आगे हम एनपीआर के, थोड़ा सा एनपीआर के बारे में समझ लेते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। चलिए थोड़ा इसे समझते हैं, उसके बाद एनआरसी के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि क्यों विवाद हो रहा है। चलिए, एक्चुअली क्या हुआ कि जब नया जो हमारा सरकार का गठन हुआ और राष्ट्रपति का अभिभाषण शायद 20 जून 2019 को हुआ था, वो उस अभिभाषण के दौरान एनपीआर का जिक्र किए थे, ठीक है। और गृह मंत्रालय द्वारा भी इसे, एक मिनट, हाँ, और गृह मंत्रालय द्वारा भी इसे बोला गया था कि इसे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा एनपीआर को, ठीक है। एक्चुअली एनपीआर में क्या था, एनपीआर में था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पिछले 6 महीना से किसी स्थान विशेष पर रह रहा है तो उस व्यक्ति के बारे में संबंधित सारी जानकारियाँ, इसलिए इससे ये पता चलता कि पिछले 6 महीने से अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रह रहा है तो उसके बारे में सारी जानकारियाँ, जिसमें उसका डेमोग्राफिक डेटा, ठीक है, और साथ में बायोमेट्रिक डेटा, दोनों डेमोग्राफिक डेटा और बायोमेट्रिक डेटा, ये दोनों सम्मिलित उसमें था, ठीक है। परंतु इसमें एक दिक्कत था, आज तक जो भी हम लोग का जनगणना होते रहा है या जो भी चीज़ें जो सरकार के रिकॉर्ड में जाती थी वो कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी। और हमारा जो जनगणना अधिनियम है वो भी नागरिक को ये अधिकार प्रदान करता है कि आपकी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल होगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें, इस एनपीआर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल ऐसा या कुछ किया जाए, ठीक है ना। इसके तहत अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये बोल देता है या आशंका जाहिर करता है, ठीक है ना, और या किसी अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराता है कि जो इस व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना सही नहीं है, ठीक है ना, अर्थात कोई मान लिया जाए कि हमने कोई सूचना दिया तो आपको पता है कि हमारी सूचना गलत है, तो आप किसी भी अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है, उसको जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं कि ये सही सूचना नहीं दिया है, और वो जो अधिकारी है वो 30 दिन के अंदर इस सूचना का जांच करेगा और अगर गलत पाया जाएगा तो सजा का प्रावधान है। तो इस तरीके से ये स्वयं नागरिकता अधिनियम 14A के तहत जो कॉन्फिडेंशियल होने का, जो निजता का अधिकार दिया गया है नागरिकों का, उसे हनन करती है, ठीक है। बात आ रही समझ में। और ये एक चीज़ और बता दें कि ये सबसे पहले 2003 में नागरिकता नियम के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय लाया गया था, ठीक है ना। 2004 से ये लागू किया जाना, 2003 से लागू किया जाना था, लेकिन नियम 2004 में लाया गया, जिसके कारण कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया और उस समय इसे लागू नहीं किया जा सका, ठीक है। और उसके बाद फिर 2009 में, जुलाई 2009 में इसे भारत के तटीय क्षेत्र पर, जैसे जो तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, केरल, गोवा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, ये सब जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ 2009 में इस एनपीआर को लागू कर दिया गया, ठीक है। बात आ गई समझ में। उसके बाद 2010 में इसे पुनः बोला गया कि 2010 में पूरे देश में लागू की जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। और पुनः जब बीजेपी की सरकार 2019 में आई तो इन्होंने बोला कि 30 सितंबर 2020 तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो ये हम समझ गए कि एनपीआर क्या है,
इसके तहत क्या प्रावधान है, ये सब सारा कुछ हम इसमें समझ गए। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बात करते हैं हम, इसमें किसी भी प्रवासी, भारतीय, विदेशी इत्यादि का कोई अवैध, जो खास करके अवैध प्रवासी हैं या शरणार्थी हैं, इसमें इसका भी नाम शामिल हो सकता है, इसका भी नाम क्या होगा, शामिल होगा। ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि ये जो अवैध प्रवासी या शरणार्थी, ये जितने भी लोग हैं जिनके बारे में जो पिछले 6 महीना से किसी स्थान विशेष पर रह रहे हैं, उनकी सारी जो डेटा है वो संग्रहित की जाएगी। इसके बारे में चर्चा नागरिक अधिनियम में नहीं है। नागरिक अधिनियम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों से संबंधित बात करता है। ठीक है, इसमें और किसी की बात नहीं। लेकिन जो अभी नया NPR आया है या 2004 में जो संशोधन आया था, उसके हिसाब से ये प्रवासियों पर भी लागू किया जाता है। शरणार्थी हो गया, विदेशी हो गया, कोई भी आश्रय के इच्छुक या अवैध प्रवासी कोई भी लोग हो, उन सब पर ये NPR जो है वो लागू होता है। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं NRC के बारे में। ये NPR का हम लोग समझ गए, एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ये NPR क्या था, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं NRC के बारे में। चलिए, NRC जो है वो सबसे पहले 1951 में, 1951 के जनसंख्या के समय इसे तैयार करने की बात की गई थी, उस समय तैयार किया गया था। लेकिन उस समय इसे पूर्ण रूप से अद्यतन नहीं किया गया, और पुनः 2013 में, 2013 में सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो बोली कि नहीं, NRC को लागू किया जाए और इसे जल्द से जल्द पूरा करके सामने लाया जाए। और उस समय से 2013 से इस सुप्रीम कोर्ट अपने तत्वाधान में, अपने सामने, या कह सके कि अपने निरीक्षण में NRC को पूरा करवा रही है। ठीक है, बात आगे समझ में। इसके संचालन जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक IAS अधिकारी प्रतीक हजेला कर रहे हैं। इसका संचालन कौन कर रहा है? प्रतीक हजेला। और ये NRC जो है वो कहाँ के लिए है? तो सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए। कहाँ के लिए है NRC? सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए है। ठीक है। चलिए अब ये बताते हैं कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया कि आप जाइए NRC कीजिए, और अपने निरीक्षण में वो करवा भी रहा था। ठीक है, लगभग 6 वर्ष हो गया, और इस दौरान आसाम के लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं। 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं। ठीक है ना। इन 3 करोड़ 30 लाख में से लगभग 3 करोड़ 11 लाख, 3 करोड़ 30 लाख में से लगभग 3 करोड़ 11 लाख ही पंजीकृत हो पाए हैं। बाकी के 19 लाख लोग NRC से बाहर हो गए हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 19 लाख लोग NRC में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा पाए, जिसमें 5 लाख लगभग हिंदू हैं, बंगाली हिंदू, बंगाल के हिंदू हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग 7 लाख मुसलमान हैं, और शेष स्थानीय निवासी हैं। ठीक है ना। चलिए एक और चीज़ आगे देखते हैं। इसमें एक और चीज़ तथ्य है कि अगर कोई व्यक्ति NRC के प्रावधान से बाहर हो गया है तो उसे किसी भी विदेशी अधिकरण में जाकर के, या विदेशी अधिकरण में जाने का उसे छूट है और उसे अधिकार है। वो विदेशी अधिकरण में जा कर के वहाँ पर अपनी मांग को रख सकता है और वहाँ से न्याय की गुहार कर सकता है। और अगर वहाँ से भी उन लोगों को कोई सहायता या कोई सुविधा या कोई ये हक नहीं दिया गया, तो उनके लिए फिर डिटेंशन सेंटर है, जहाँ पे वो डिटेंशन सेंटर में वो रखे जाएंगे। इसके लिए असम में डिटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। लगभग 3000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन शिविर भी गोलपारा जिला में, कहाँ बनाया जा रहा है? गोलपारा जिले में डिटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है, जो लगभग 3000 लोगों के लिए व्यवस्थित है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ समझना है कि ये NRC में क्या है, इसका प्रोविज़न क्या है। तो इस NRC का प्रोविज़न ये है कि अगर कोई व्यक्ति 24 मार्च 1971 तक भारत के किसी भी चुनावी सूची में, मतलब चुनाव में वोट देने का जो मतदाता सूची होता है ना,
किसी भी चुनावी सूची में अगर उसका नामांकन है या ये अपने आप को ये प्रूफ कर देता है कि 24 मार्च 1971 तक के उसका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी लोग भारत में नियमित रूप से पंजीकृत था, ठीक है ना, या एक और प्रोविजन है इसमें, या 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक अगर कोई बाहर से आसाम आए हो और वो स्वयं को केंद्र सरकार के कानून के तहत पंजीकृत करवाए हो, ठीक है ना, साथ में वो कोई अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, तो उसे भी एनआरसी में शामिल किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, एक और श्रेणी है जिसमें जो चाय बागान है, चाय बागान में काम करने वाले एससी और एसटी को शामिल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एसटी समुदाय के जो लोग हैं जो चाय बागान में काम करते हैं उनके लिए भी एक प्रोविज़न वहाँ पे लागू किया गया है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ इसमें समझते हैं कि वैसे तो ये 1971 तक के लोगों को समाहित करती है, ठीक है, लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ आसाम में लागू होने की बात हो रही है, परंतु कई बार ये मुद्दा उठा है कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अभी अगर, ठीक है, फिर भी समझते हैं अगर पूरे देश में लागू किया जाए तो एक कट ऑफ डेट 24 मार्च न होकर के 1971 न होकर के एक कट ऑफ डेट हो जाएगा 30 जून 1987, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है। अगर ये पूरे देश में लागू की जाती है, अगर आसाम में लागू की जा रही है तो ये 24 मार्च 1971 है कट ऑफ डेट, और अगर पूरे देश में लागू की जाती है तो ये 30 जून 1987 हो जाएगा कट ऑफ डेट, ठीक है। वैसे अभी तो सरकार बोल रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस चक्कर में नरेंद्र मोदी भी ये स्टेटमेंट दिए हैं कि नहीं, ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है कि इस एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो तत्काल सरकार इस चीज़ को नकारते रही है कि एनआरसी सिर्फ और सिर्फ आसाम में ही लागू होगा, ठीक है ना, पूरे देश में नहीं होगा। अब ये एनआरसी लागू होने के बाद आसाम में बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। बहुत सारे जो लोग एनआरसी में नहीं आ पाए उनके द्वारा बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथ ही साथ अगर मान लिया जाए, हम कहते हैं कि एनआरसी को पूरे देश में नहीं लागू किया जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एनपीआर तो हो रहा है ना पूरे देश में, और एनपीआर में सरकार को सारा डेटा है, तो क्या इस आधार पे वो किसी को अवैध या वैध नहीं घोषित कर सकती है? हो सकता है ना कि एनपीआर के तहत जो डेटा सरकार को मिल रही है, अब उसमें तो कॉन्फिडेंशियल नामक कोई चीज़ है नहीं, तो हो सकता है एनपीआर के तहत जो सरकार को डेटा मिल रही है उस डेटा को अपने मकसद को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लगा दे। तो ये कुछ मुद्दा है जहाँ पर अभी शून्य की स्थिति है, जहाँ पे कुछ भी कहना उचित नहीं है। चलिए आइए अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या स्थिति हुआ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, आप सभी लोग जानते हैं जब तक कोई नियम नहीं बन जाता है तब तक उसे विधेयक कहते हैं, अर्थात बिल कहते हैं। इसे ही पहले CAB कहा जा रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लेकिन अब ये अधिनियम बन गया, इस कारण सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं कि आखिर इसमें लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, चलिए समझते हैं। इसमें ऐसा स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सहयोगी पार्टी, जैसे बिहार में भी है या उड़ीसा में भी है, आपका ये बिहार हो गया या उड़ीसा हो गया, यहाँ भी यहाँ के सरकार का भी मत एक नहीं है। जो इसकी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, ये लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में एनआरसी लागू नहीं होगी, ठीक है। इतना ही नहीं, साथ में हम सभी लोग जानते हैं शाहीन बाग, पिछले कई महीनों से, अभी तो वो कोरोना के चक्कर में थोड़ा शांत हो रखा है, पिछले कई महीनों से वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। इसके साथ साथ सिर्फ शाहीन बाग नहीं, यूपी में, बंगाल में, आसाम में बहुत जगह पर आंदोलन चल रहे थे, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो सरकार के साथ भी थी, और बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जो सरकार के साथ होते हुए भी अपने राज्यों में, जैसे बिहार, उड़ीसा, अपने राज्यों में एक अलग रेजोल्यूशन पारित करने की बात कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं, एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। इसके साथ ही फरवरी 2020 तक लगभग 6 ऐसे राज्य थे जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब,
पश्चिम बंगाल सॉरी पश्चिम बंगाल और राजस्थान। कौन कौन, एक बार फिर से ध्यान दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ये सारे लोग प्रस्ताव पारित किए इसके खिलाफ, सीएए के खिलाफ। ठीक है, बात आगे हम समझेंगे कि क्या प्रस्ताव पारित करने की शक्ति क्या है और किसे है। ये चीज़ आगे थोड़ा कुछ देर आगे समझते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि जो लोग इसको सीएए का विरोध कर रहे हैं, आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जो सीएए का विरोध कर रहे हैं उनके दुहाई देने का सिर्फ एक कारण है, और वो कहते हैं कि संविधान के मूल ढांचे का अगेंस्ट है, ये मूल ढांचे के विरोध में है। कैसे मूल ढांचे के विरोध में? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि इंडिया तो एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी के साथ कोई तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये संविधान में निहित आदर्श और मूल्यों के खिलाफ है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि ठीक है, अगर आप 3 देश में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर 3 देश के लोगों को आप नागरिकता देने की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ यही 3 देश की बात आप क्यों कर रहे हैं? हमारे नज़दीक में हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे देश हैं, हमारे पड़ोसी, जहाँ पर बहुत धार्मिक प्रताड़ना होती है। जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया। वहाँ से भी बहुत सारे धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थी भारत में आकर रह रहे हैं। तो आप तो उनके बारे में कुछ कह नहीं रहे। और सिर्फ ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, सिर्फ 6 लोगों को, 6 समुदाय को आप क्यों दे रहे हैं धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर, पीड़ित अल्पसंख्यक के आधार पर? जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम बहुत इलाका है और बहुत सारे शिया मुसलमान भी रहते हैं पाकिस्तान में, और शिया मुसलमान पाकिस्तान में प्रताड़ित होते रहते हैं बहुत। इसके साथ साथ बलूच लोग हैं, वो भी पाकिस्तान में बहुत प्रताड़ित होते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर अन्य देशों की बात किया जाए तो म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, म्यांमार में भी रोहिंग्या मुसलमान है, वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं। श्रीलंका में अगर बात किया जाए तो तमिल, यहाँ तक कि श्रीलंका में 1948 के नागरिकता अधिनियम के तहत 7 लाख तमिल को बाहर कर दिया गया था। सिर्फ 5,000 भारतीय तमिल को वहाँ का नागरिकता मिला था। तो श्रीलंका के अंदर भारतीय तमिल भी प्रताड़ित हैं, और वहाँ पर तो बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध भी चलते रहा था श्रीलंका में। ठीक है ना। साथ ही साथ भूटान में ईसाई भी धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे आसपास के बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप सिर्फ ये 3 देशों से मात्र 6 समुदाय के लोगों को क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा हमारे सरकार पे। ठीक है ना। और बहुत सारे राज्य जो हैं वो इसके सरकार के बीजेपी के सांप्रदायिक होने पर भी सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये पार्टी सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता कर रही, सांप्रदायिकता फैला रही। वैसे एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये संघ सूची का विषय है। ठीक है ना। यहाँ पे नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, राज्य को इसमें कोई हक नहीं है। राज्य इसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्य अगर लागू नहीं करती है तो वैसे कंडीशन में, एक मिनट, अगर मान लिया जाए कि बीजेपी कानून बना दी है और राज्य इसको लागू नहीं करती है तो आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में आर्टिकल 356 जो क्या है हमारा, एक मिनट, जो हमारा आपातकाल लागू करने की आर्टिकल है, तो आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में, संबंधित राज्य में आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। बात आगे समझ में। अगर कोई केंद्रीय कानून जो संसद द्वारा बनाया गया हो और कोई संबंधित राज्य ये कानून लागू करने से मना करती है तो उस राज्य में आर्टिकल, इस संसद को अधिकार है 365 आर्टिकल के तहत कि वो 356 आर्टिकल के तहत उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दे या वहाँ आपातकाल लागू कर सकती है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए, राज्य को इस संबंधी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि राज्य प्रस्ताव पारित कर सकता है। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव से कुछ होना जाना है नहीं। एक्चुअली प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव राज्य पारित करेगा
तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ इस राज्य के इतने लोग या ये राज्य जो है वो इस कानून के विरोध में है। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है प्रस्ताव पारित करना। और इसी तरीका के आधार पर हमने देखा था कि 6 राज्य कौन कौन, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और राजस्थान, ठीक है ना, ये 6 राज्य जो है वो प्रस्ताव पारित किया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ों को हम समझ लिए। अब आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 150 अर्जी इसके अगेंस्ट में जा चुका है, ठीक है। और इस पर फैसला लेते हुए, संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार जो है, संज्ञान तो नहीं कर सकते लेकिन इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट 1 महीने का वक्त दिया कि आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी का फैसला सुप्रीम कोर्ट आगे करने वाला है। वैसे 1 महीना तो हो चुका है, लेकिन अभी जो कोरोना का मुद्दा आ गया था इस कारण बाकी सारी चीज़ें साइड में हो गई है। तो आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दें कि एनपीआर का मुद्दा हमारा चल रहा है, उसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई वैसा सुनवाई या कोई ऐसा जजमेंट मिला नहीं है। तो अभी मुख्य रूप से कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आम जनता को या ये जो याचिका दायर किया गया है इन याचिकाकर्ता को किस तरीके से राहत पहुंचाती है, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। अब उनको कैसे किस तरीके से राहत पहुंचाती, क्या ये नागरिक संशोधन अधिनियम भारत के मूल ढांचे को प्रभावित करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। ये मूल ढांचे से संबंधित बहुत सारे विवाद हुए हैं, उनको एक दिन किसी और लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, नागरिक से संबंधित उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड, फिर भारत में 1955 के समय क्या नागरिक देने का प्रावधान था, 1986 में संशोधन होकर क्या हुआ, 2003 में संशोधन होकर क्या हुआ, 2019 में संशोधन होकर क्या हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के एक विद्यार्थी के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद आपका।